मुगले आजम हिंदी सिनेमा के पर्दे पर उतरी वो शाहकार फिल्म जिसने जैसे एक बार फिर से मुगलिया दौर को जिंदा कर दिया था। लेकिन कैसे बनी थी मुगले आजम? ये सपना था के आसिफ साहब का, जिन्होंने इसे खुली आंखों से देखा था। उनका पूरा नाम था करीमुद्दीन आसिफ और उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। मुंबई के फिल्म जगत में उन्हें जाना जाता था के आसिफ के नाम से। आज के इस भाग में हम लोग जानेंगे कि कैसे बनाई के आसिफ साहब ने मुगले आजम फिल्म और इसके बाद उन्होंने और कौन सी फिल्म बनाने का ख्वाब देखा था। जी हाँ, हम बात तो कर रहे हैं मधुबाला जी की, लेकिन मुगले आजम फिल्म ने मधुबाला जी की ज़िंदगी में भी एक तरह से हलचल सी मचा दी थी। वो दिलीप साहब, जिन्हें मधुबाला जी जान से चाहती थी, सेट पर उनसे रुख तक नहीं मिलाते थे। दोनों में बातचीत एकदम बंद थी। दोनों का 9 साल का रिश्ता टूट गया था। तो चलिए बात करें मुगले आजम की। ये कैसे बनी के आसिफ साहब का ख्वाब, और तब इतनी महंगी फिल्म बनाने का हौसला किस प्रोड्यूसर ने किया था। ये दौर था सन 1938-39 का। उस समय दादर के खोदाबाद सर्कल में चरित्र अभिनेता जीवन और प्रकाश फिल्म्स के हीरो प्रेम अदीप दोनों ने साझे में एक होटल खोला था। फिल्म वालों की होटल होने से उस समय भी जो लोग फिल्मों में काम करना चाहते थे वो उस होटल में खाना खाने के लिए आते थे, और उन्हें लगता था कि कहीं ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उन्हें फिल्मों में काम दिला दे। और इस तरह से वहाँ पर घंटों बैठ के जमती थी और गपशप होती ही रहती थी। वहीं आते थे के आसिफ साहब भी। उन दिनों वो अपने मामा नज़ीर के साथ रहते थे। नज़ीर साहब उस समय के बड़े अभिनेता थे और उनकी जान पहचान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध निर्माताओं और निर्देशकों से थी। उस समय के आसिफ साहब, जो अभी अभी उत्तर प्रदेश से मुंबई आए थे, इसी फिराक में रहते थे कि किसी तरह से उन्हें फिल्मों में काम मिल जाए। हालांकि उनके मामा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका भांजा फिल्मों में काम करे। तो हुआ कुछ यूं कि नज़ीर साहब ने दादर में आसिफ साहब के लिए दर्जी की एक दुकान खुलवाकर दे दी। पर वहाँ पर के आसिफ साहब ने टांग दिया था बोर्ड लेडीज़ स्पेशलिस्ट का, और उनके पास महिलाओं का हुजूम लगने लगा था। वो बातचीत में, गपशप में, बैठकबाजी में अक्सर लोगों से कहते थे, ये लोग क्या फटीचर फिल्में बनाते हैं, मैं उन लोगों को दिखा दूंगा कि फिल्में कैसे बनाई जाती हैं। और लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते, अरे यार तू तो बातें करता है, तू तो कपड़े सीता है, तू अपना कपड़े सीने का काम ही करीने से कर ले। तब आसिफ साहब कहते थे कि मामू ने ही मुझे इस धंधे से बांध रखा है, वरना मैं तो फिल्में बनाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। आसिफ साहब को अगर होटल पहुँचने में देरी होती थी तो लोग उनका इंतज़ार करते रहते थे, क्योंकि बातें वो बड़ी मज़ेदार और बड़ी बड़ी करते थे और लोगों को उनके किस्से, कहानियाँ और बातें सुनने में बड़ा आनंद आता था। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन तब कभी कभी के आसिफ साहब गंभीरता से उन लोगों से कहते थे, तुम लोगों को लगता होगा
कि मैं हवा महल बना रहा हूँ, लेकिन वक्त आने पर तुम सबको मालूम होगा कि मैं कैसी फिल्में बना सकता हूँ। तुम लोग मेरी बातों को वज़न नहीं दे रहे हो, लेकिन मेरा तसव्वुर ऐसा है कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो हमेशा याद रखी जाएगी। और सच में ऐसा ही हुआ कि आसिफ साहब मुग़ल आज़म के अलावा एक और फिल्म बना रहे थे। वो फिल्म थी लव एंड गॉड, लेकिन उनके अपने असमय देहांत के कारण ये फिल्म पूरी बन नहीं पाई। और इसके साथ ही साथ ये फिल्म बन रही थी गुरुदत्त जी को लेकर और निम्मी जी को लेकर। और सन 1964 में गुरुदत्त जी की असामयिक मृत्यु के कारण ये फिल्म टली और फिर लिया गया संजीव कुमार जी को। लेकिन फिर खुद के आसिफ साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए और लैला मजनू के प्यार पर बनने वाली ये कहानी अधूरी ही प्रदर्शित हुई। लेकिन हम तो बात कर रहे थे मुग़ल आज़म की। कैसे बनी मुग़ल आज़म? तो लोग उन्हें चिढ़ाते थे और उनसे कहते थे, तुम तो ठीक से बोल भी नहीं पाते, कैसे बनाओगे तुम इतनी बड़ी फिल्म? तब वो कहते थे, अरे मैं सबकी छुट्टी कर दूंगा, तुम देखते रहना। और हाँ, के आसिफ साहब सिगरेट खूब पीते थे और उनके सिगरेट पीने का अंदाज भी निराला था। ये बात नौशाद साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। उन्होंने बताया था कि लोग पहली और दूसरी उंगली के बीच में सिगरेट दबाकर पीते हैं, लेकिन आसिफ साहब दूसरी और तीसरी उंगली के बीच में सिगरेट दबाकर पीते थे और साथ ही साथ राख को छिड़कने के लिए वो चुटकी बजाते थे, जिससे कि राख झड़ जाती थी। तो आखिरकार अपने जिद्दी भांजे के सामने नज़ीर साहब ने घुटने टेक दिए और उनसे कहा, तुम्हें जो करना है वो करो। आसिफ बहुत खुश हुए। सबसे पहले उन्होंने अपनी दर्जी की दुकान बढ़ा दी, यानी उसका पैकअप कर दिया। और फिर फेमस फिल्म के बैनर तले फूल फिल्म बनाई और इस फिल्म के लिए उन्होंने बड़े बड़े कलाकारों को चुना था। उन दिनों सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाली अभिनेत्री वीणा इस फिल्म की नायिका थी और अन्य भूमिकाओं के लिए उन्होंने चुना था पृथ्वीराज कपूर जी, याकूब, मजहर खान, मनोज दीक्षित, आगा। ये सब उस समय के बहुत उम्दा और महंगे कलाकारों में गिने जाते थे। और इस फिल्म में को एक्ट्रेस थी सुरैया जी। के आसिफ साहब ने अपनी पत्नी सितारा देवी को भी इस फिल्म में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। और म्यूज़िक के लिए उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए मेहनताना लेने वाले गुलाम हैदर जी को म्यूज़िक डायरेक्टर का काम दिया गया था। ये साल था सन 1945 का। आप अंदाज़ा लगाइए कि तब 1 लाख रुपए आज के हिसाब से क्या होते होंगे। अपनी पहली ही फिल्म फूल से आसिफ साहब ने इतनी सफलता पाली कि सिराज अली हकीम साहब उनकी बात मानने लगे और जो आसिफ साहब कहते थे वो उसको मान लेते थे। जब फूल फिल्म बन रही थी तब इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ नाटक आसिफ साहब के हाथों लग गया और उन्होंने नाटक को पर्दे पर लाने की ठान ली और उन्होंने फिल्म शुरू कर दी। वो थी फिल्म मुग़ल आज़म। तब आसिफ साहब ने अकबर बादशाह के रोल के लिए चंद्रमोहन और जोधाबाई के रोल के लिए दुर्गा खोटे जी को चुना। तब उनकी अनारकली थी नरगिस जी और हिमालय वाला बनने वाले थे दुर्जन सिंह।
इसी समय बॉम्बे टॉकीज़ की ज्वार भाटा फिल्म तैयार हो गई थी। दिलीप कुमार साहब की ये पहली फिल्म थी, वो भी और फिल्मों में रोल पाने के लिए अलग अलग निर्माता निर्देशकों से मिल रहे थे और इसी कड़ी में के आसिफ साहब ने उनको भी अपने शहजादे के रोल के लिए चुनने के बारे में सोचा, लेकिन उन्हें लगा कि दिलीप साहब बहुत दुबले पतले हैं तो शायद वो सलीम के रूप में उतना ना जचें। तब ये रोल आया था सप्रू जी के खाते में और बाहर का रोल तब दिया गया था सितारा जी को। इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे कमाल अमरोही साहब ने। मुगले आज़म का काम शुरू तो हो गया था, लेकिन उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि के आसिफ साहब को अगर कोई भी काम पसंद नहीं आता था तो वो उसे बार बार करवाते थे। और इसी बीच हो गई एक ट्रेजेडी। जो अकबर बादशाह का रोल कर रहे थे चंद्रमोहन जी, उनका देहांत हो गया और तब तक हो गया था भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। और जो फाइनेंसर इस फिल्म को फाइनेंस कर रहे थे वो पाकिस्तान चले गए और सितारा देवी ने भी के आसिफ साहब से तलाक ले लिया था और वो अलग रहने लगी थीं। अब मुगले आज़म का काम कुछ समय के लिए टल गया था और फिर उन्होंने अपने नाम से ही एक प्रोडक्शन कंपनी खोली जिसका नाम रखा के आसिफ प्रोडक्शन कंपनी और फिल्म शुरू हुई हलचल। इसमें थे दिलीप कुमार, नरगिस जी, बलराज साहनी जी, याकूब आदि। हलचल का काम चल ही रहा था, लेकिन नरगिस जी और दिलीप साहब के बीच कुछ मतभेद शुरू हो गए और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि नरगिस जी ने ये घोषणा कर दी कि अब इस फिल्म के बाद मैं यूसुफ यानी दिलीप कुमार के साथ कभी किसी फिल्म में काम नहीं करूंगी। खैर, हलचल फिल्म बन गई और ये प्रदर्शित भी हुई, लेकिन उसके कुछ सीन काट दिए गए थे और फिल्म बहुत धीमी थी, इसलिए बहुत अच्छी चल नहीं पाई। मुगले आज़म अभी तक कागज़ों पर ही बन रही थी। दिलीप साहब की हौसला अफजाई के साथ मुगले आज़म का काम फिर से शुरू हो गया। अब तक दिलीप साहब की बहुत सारी फिल्में सफल हो चुकी थीं और उन्हें लगने लगा था कि शायद मुगले आज़म में उनके लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि फिल्म पूरी तरह केंद्रित थी अकबर और अनारकली के रोल पर आसिफ साहब ने किसी तरह दिलीप साहब को समझा बुझाकर फिल्म में काम करने के लिए राज़ी कर लिया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। अंधेरी के मोहन स्टूडियो के 2 कमरे किराए पर लिए गए और फिल्म के लिए भव्य सेट और बहुत सारी चीज़ों का बनाना शुरू हो गया। बहुत सारे बढ़ई, दर्जी, लोहार, राज आदि हाथ का काम करने वाले कारीगर इस फिल्म के लिए जी जान से मेहनत करने लगे और अब फिल्म में पैसा लगाने के लिए आ गए पूंजीपति शाहपुर जी पालम जी और फिल्म के बनने में अंधाधुंध पैसा लगने लगा। फिल्म के आर्ट डायरेक्टर M.K. सईद जी दिल्ली के लाल किले और बहुत सारे म्यूज़ियम्स देखकर आए थे और उन्होंने हैदराबाद के सालार जंग म्यूज़ियम में भी महीनों बिताए थे और उन्होंने बहुत सारे म्यूज़ियम्स का अध्ययन करके ये पता लगाया कि उस दौर में कैसी पोशाकें पहनी जाती थी, कैसे बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे और क्या क्या चीज़ें उस दौर में महलों में होती थी। और बस काम शुरू हो गया। स्टूडियो के लॉन में 4 कुर्सियां लगी थीं जिनमें बैठते थे कमाल अमरोही साहब, एहसान रिजवी, वजाहत मिर्ज़ा और जीनत अमान जी के अब्बू जी अमानुल्लाह खान साहब।
और फिल्म के डायलॉग्स पर विचार विमर्श चलने लगा। कैद खाने में अनारकली को जिस जंजीर में बांधा जाना था, वो जंजीर स्टूडियो में ही तैयार हुई और 10 लाख रुपए खर्च करके 50 दिन की शूटिंग पूरी हुई। इतना सब हो गया था, लेकिन अब तक मुगले आजम की अनारकली का कोई अता पता नहीं था। आसिफ साहब ने स्क्रीन मैगजीन में विज्ञापन देकर 16 से 22 साल की लड़की के लिए एडवर्टीजमेंट दे दिया था। स्क्रीन टेस्ट लिए गए और 5 लड़कियों को जैदी साहब ने चुन लिया और फिर उनके स्क्रीन टेस्ट और इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन के लिए उन्हें मुंबई बुलाया गया। और दिलीप साहब ने स्क्रीन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा, मेरी अनारकली बेनज़ीर खूबसूरत होनी चाहिए। अगर नींद में भी वो चलती है तो उसकी चाल शानदार होनी चाहिए और मोहब्बत की खातिर अपने को कुर्बान कर ज़िंदगी को खाक में मिटा देने वाली चाहिए। शायद हमें आदर्श कलाकार नहीं मिल पाएगा, लेकिन इस बहाने पर्दे पर नए चेहरे को लाने में हमारी मदद मिलेगी। अब भी हमारे यहाँ लड़कियाँ फिल्मों में आने से कतराती हैं। इस वजह से नए कलाकारों की खोज मुश्किल हो गई है। हमारे यहाँ लोकप्रिय कलाकार काम के बहुत दबाव में रहते हैं और अगर हम ख्याति प्राप्त कलाकार लेते हैं तो फिल्म का खर्च बहुत बढ़ जाता है। हालांकि हमने नए चेहरे के लिए पूरे हिंदुस्तान भर में खोज करने का काम किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जाने माने कलाकारों को चुना नहीं जाएगा। कहते हैं कि इस दौरान एक कलाकार को चुना गया जिनका नाम था शहनाज और फिर बात जाके टिकी नूतन जी पर, मगर नूतन जी ने इस रोल के लिए ये कहकर इनकार कर दिया कि इस रोल को पूरी तरीके से निभाने का काम नरगिस जी या मधुबाला जी ही कर सकती हैं। मधुबाला जी और दिलीप साहब के रिश्ते उस समय बहुत अच्छे थे और उन्होंने एक दूसरे के साथ काम करने के लिए मुगले आज़म करना स्वीकार कर लिया। खैर, बहुत सारी कश्मकश के बाद अनारकली का रोल मधुबाला जी को मिल गया। मधुबाला जी के अबू ने बहुत सारी कठोर शर्तें लगा दी, जैसे कि रात में शूटिंग नहीं होगी, सेट पर कोई मेहमान नहीं आएगा और डायलॉग्स की पूरी कॉपी हाथ में मिलनी चाहिए और भी बहुत तरह की बातें। तब आसिफ साहब ने मधुबाला जी से कहा, मेरी फिल्म में अगर काम करना है तो मेरी शर्तों पर करना होगा। तब मधुबाला जी ने कहा, आसिफ मियाँ, अब्बा जो कहेंगे आप इस वक्त उनकी हाँ में हाँ मिला दीजिए और कॉन्ट्रैक्ट हो जाने दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट जैसा भी हो, फिल्म में काम तो मैं कर रही हूँ, अपनी ओर से पूरा सहयोग दूंगी। और फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यूँ तो इस फिल्म से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि फिल्म के एक सीन में जब अकबर बादशाह को नंगे पांव चलकर जाना होता है, तब पृथ्वीराज कपूर जी के पांव में गरम रेत पर चलने की वजह से छाले पड़ गए और आसिफ साहब को जब इस बात का पता चला तो वो खुद भी कपूर साहब के पीछे, कैमरे के पीछे नंगे पांव चलने लगे, ये बताने के लिए कि अगर उनकी फिल्म के कलाकार कष्ट उठा रहे हैं तो वो भी उनके साथ खड़े हैं। और ऐसा ही एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या पेश आया था जब इस फिल्म में गाना गाने के लिए तैयार किया गया था उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब को। दरअसल फिल्म के एक सीक्वेंस में जब अनारकली और सलीम मिलते हैं और पृष्ठभूमि में यानी बैकग्राउंड में
तानसेन जी का गीत चल रहा था। तब तानसेन जी की आवाज़ के लिए आसिफ साहब ने नौशाद जी से डिस्कस किया और ये कहा गया कि आज के दौर के जो तानसेन जी हैं वो हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, तो उनको ही फिल्म में लेना चाहिए। लेकिन वो इतनी आसानी से राज़ी होने वाले कहाँ थे। नौशाद साहब के साथ आसिफ मियाँ उनके घर गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा अगर कोई स्टेज प्रोग्राम होता तो मैं ज़रूर कर लेता, मगर मैं फिल्मों में काम करना पसंद नहीं करता। नौशाद साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि तब आसिफ साहब ने सिगरेट का कश खींचा और फिर चुटकी बजाकर सिगरेट की राख झाड़ी और कहा, मेरी फिल्म में गीत तो आप ही गाएंगे, आप कीमत बताइए कि आप एक गीत के कितने पैसे लेंगे। तब उस्ताद साहब ने नौशाद जी को अलग ले जाकर कहा कि भाई ये कौन है और ये किस तरह से बात कर रहा है। तब नौशाद साहब ने उन्हें बताया कि ये करीमुद्दीन आसिफ साहब हैं और ये एक शाहकार फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको काम करना चाहिए। लेकिन उस्ताद इस बात के लिए राजी नहीं थे और उन्होंने आकर के एक गाने की कीमत बताई 25,000 रुपये। उस दौर में बड़े बड़े गायक भी एक गीत के लिए 500 से 1,000 रुपये ही लेते थे और 25,000 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती थी। आसिफ साहब ने तुरंत ही 10,000 रुपये बड़े गुलाम अली खां साहब को दिए और उन्होंने कहा अगर आप एक गीत के लिए 1,00,000 रुपये भी मांगते तो मैं आपको देता, क्योंकि फिल्म में तानसेन की आवाज़ में जो गीत फिल्माना है वो आपके अलावा कोई गा नहीं सकता। और इस तरह से वो यादगार गीत फिल्म में शामिल हुआ जो आज तक लोगों के दिलो दिमाग में ताज़ा है। वो सीन था जब दिलीप साहब और मधुबाला यानी सलीम और अनारकली मिलते हैं और सलीम अपनी अनारकली को एक पंख से सहलाते हैं। बताते हैं शीश महल का सेट बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्च आया था और इस सेट को और इस गीत को कलर में फिल्माया गया था। आसिफ साहब तो चाहते थे कि पूरी ही फिल्म को कलर्ड फिर से बना दिया जाए, लेकिन तब तक इतना ज़्यादा खर्चा हो चुका था कि प्रोड्यूसर इस बात के लिए तैयार नहीं थे और फिल्म को बनते हुए काफ़ी समय भी बीत गया था। खैर फिल्म प्रदर्शित हुई और उसने सफलता के नए नए झंडे गाड़ दिए। यूँ तो मुग़ल आज़म फिल्म से जुड़े बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, लेकिन उनकी बात फिर कभी करेंगे। आप बने रहिएगा मूवीज़ की सनीमा बाजी के साथ।